यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट देखिए, फिर से शेयर में देखिए अभी भी तेजी देखने को 6-7% की मजबूती दिन के ऊपरी स्तर पे। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि डियाजियो जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स में हिस्सा बढ़ा सकती है और वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 72% तक कर सकती है। उसी का असर जो है कहीं ना कहीं शेयर में देखने को मिल रहा है और अभी भी ये शेयर करीब 5-6% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी मुद्दे पर हालांकि सुमित तो बैंक और एनबीएफसी पे बात करने वाले थे, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ बैंकों का जुड़ाव जो है काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स से बात करते हैं। सुमित, जिस तरह से हमने देखा किस तरह की खबरें आई और लगातार इस तरह की चर्चा होती रही है कि कभी भी डियाजियो कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा सकती है, कितनी गुंजाइश है और कितनी ज्यादा इसकी संभावना है? क्या लगता है आपको, कोई हर्डल्स भी जाता हुआ दिखेगा क्या? शुक्रिया मनीष। देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी करीब 58% के आसपास स्टेक ओन करता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहला स्टेक जो खरीदा गया था वो 800 रुपये की रेंज में, फिर 1700-1800 की रेंज में खरीदारी, उसके बाद इन स्तरों के आसपास अब जब आ चुका है और ऑलरेडी ऊपर हायर लेवल से बहुत टूट चुका है शेयर, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि कंपनी आराम से अपना स्टेक सब्सटेंशियल स्टेक बढ़ा सकती है और ये पहले भी जी बिजनेस खबर दे चुका है कि कंपनी में स्टेक बढ़ सकता है क्योंकि निचले स्तरों पर शेयर मिल रहा है और कैश भी कंपनी के पास साउंड है, तो हो सकता है स्टेक बढ़ाया जाए और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी नहीं, क्योंकि कंपनी में जो दूसरे बड़े प्रमोटर या फिर दूसरे बड़ी एंटिटी है वो विजय माल्या है। 4% के आसपास उनका स्टेक है कंपनी के अंदर, जिसका भी आधे से ज़्यादा हिस्सा गिरवी है, यानी कि 2% के आसपास स्टेक जो है वो उन्हें लेना होगा। ओपन मार्केट से अगर एक्विजिशन करते हैं तो अभी भी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि करीब 30% के आसपास की जो होल्डिंग है वो पब्लिक फ्लोट में है, तो यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ओपन मार्केट से भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। 4000 रुपये का शेयर आज करेक्ट हो गया, करीब 2200-2300 रुपये की रेंज में मिल रहा था, तो एक अच्छे लोअर लेवल्स पे शेयर्स भी आ चुके हैं, कैश भी साउंड है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए यहां पे स्टेक बढ़ाने को लेकर। लेकिन क्योंकि सेबी का नॉर्म भी है तो 75% ज्यादा हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम जो कैप उनके सामने बचता है वो करीब 12 से 13% हिस्सेदारी और बढ़ाने का है, जो कि 58 से बढ़ा के वो अपने 75% के आसपास की हिस्सेदारी ला पाएंगे। कहीं ना कहीं जो है इस बात की गुंजाइश है कि डियाजियो जो है इस कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। सुमित, आपसे हम चर्चा करेंगे और भी क्योंकि बैंकों की भी दिक्कतें जो है कहीं ना कहीं विजय माल्या ने बढ़ाई और उनका जुड़ाव यूनाइटेड स्पिरिट्स से रहा है, तो बैंक और एनबीएफसी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी गोदरेज कंज्यूमर के नंबर आए हैं, देखिए कंपनी का मुनाफा में थोड़ा जंप देखने को मिला है, 266 करोड़ से बढ़ के मुनाफा जो है 310 करोड़ के आसपास हुआ। आय में भी जो है हल्का सा इजाफा देखने को मिला है, कंपनी की आय जो है उसमें मामूली बढ़त देखने को मिली, करीब 2.5 करोड़ के आसपास की मामूली बढ़त देखने को मिली है। बिक्री मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां एक बढ़ोतरी देखने को मिला। देखिए नतीजों का सीधे तौर पे असर देखने को मिला। ईबिटा फ्रंट पे जो है कंपनी का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला। शेयर देखिए अभी 4 रुपये नीचे था, अब हरे निशान पे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। असर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, करीब 1 रुपये की मजबूती देखने को मिल रही है गोदरेज कंज्यूमर में। लेकिन सुमित, वापस से सुमित संदीप आपके साथ बात करेंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एनबीएफसी के नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं, बैंकों के नतीजे अभी भी दिक्कत में है, एनपीएस को लेकर अभी भी कंसर्न है, लेकिन एनबीएफसी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी है, इसलिए कई सारे जानकार लगातार ये मान रहे हैं कि अब एनबीएफसी में खरीदारी करनी चाहिए। बेहतर कौन है, बैंक या एनबीएफसी? देखिए मनीष, मुस्कुराहट या फिर संदीप के चेहरे पे आपको ज्यादा दिख रही होगी, तो उनके पास एनबीएफसी है इसीलिए वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। वैसे आप खतरों के खिलाड़ी हैं। लेकिन एक चीज है, बैंक्स के वैल्यूएशन अच्छे दिख रहे हैं इसलिए वहां पे दाम लगा सकते हैं, लेकिन एनबीएफसीज की जो पिक्चर है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बेहतर है, इसलिए दिल इन बैंकों की तरफ जा रहा है लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि एनबीएफसी ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। सिचुएशन सबसे पहले बैंकों की खराब है, एनपीएस को लेकर उसी की बात करेंगे। बैंकों के एनपीएस बड़ी बढ़कर आए हैं, ये दूसरा तिमाही है जबकि बैंकों के एनपीए के अंदर सुधार की एक बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर ये हमेशा से बाजी मारते आ रहे हैं, एनबीएफसी इनके लिए हमेशा पक्ष में रही है, ये जो पर्टिकुलर हेड है बिल्कुल मामूली इनफैक्ट सुधार देखने को मिला एसेट क्वालिटी की। जहां तक बात है वो एनबीएफसी में ये जो एक एनपीए वाला पैरामीटर या तो फिर जो खतरा है वो कभी भी दिक्कत नहीं रहा है और इस क्वार्टर में भी देखिए तो मामूली सुधार ही देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं बेटर सिचुएशन में है एनबीएफसी बैंक्स के मुकाबले। रादर ये आगे भी रहेगा क्योंकि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसपे अंदर एनपीएस हो और यहाँ पे एनबीएफसी एक्सपोजर हो, और यहाँ पे हर वो सेक्टर, चाहे आप मेटल की बात कर लें, माइनिंग की बात कर लें, एग्री की बात कर लें, हर सेक्टर में एक्सपोजर है, इससे दिक्कतें हमेशा जारी रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेक्टर की दिक्कतें हैं, प्रायोरिटी सेक्टर की दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोविजनिंग एक और बड़ा फैक्टर है क्योंकि इस तिमाही के अंदर भी बैंकों की प्रोविजनिंग बहुत बड़ी है। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में भी एनपीएस जो है वो ज्यादा ही रहने वाले हैं। प्रोविजनिंग का आंकड़ा भी इस तिमाही में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बड़ा है, लेकिन यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है एनबीएफसीज को। इनफैक्ट प्रोविजनिंग जैसी कोई बात करते ही नहीं, नंबर्स अगर आते हैं, कोई जीआईसी हाउसिंग की बात आप कीजिए, एलआईसी हाउसिंग की बात कीजिए, प्रोविजनिंग जैसी कोई बात उसकी दिक्कत होती नहीं है। और जहां तक बैंकों की बात है, जब भी प्रोविजनिंग की बात आती है तो आगे दिक्कतों की बात शुरू होने लगती है। और इस बार जो फ्रेश स्लिपेजेस की बात है, खासतौर पर एक्सिस बैंक की बात आप कीजिए,
आईसीआईसीआई बैंक की बात कीजिए, जिससे कि प्रोविजनिंग के नंबर उन्होंने इस बार पेश किए हैं, लग रहा है कि शायद आने वाले 6 से 8 तिमाहियों तक आगे भी खतरा बरकरार रहेगा। जी, एसेट क्वालिटी एज यूजुअल जो एनबीएफसीज हैं उनकी काफी स्टेबल है, लेकिन हाँ बैंकों के लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब है क्योंकि उनकी एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न जो है वो लगातार बने हुए हैं और हायर कॉस्ट जिस तरह की रही है बैंकों की तरफ से, डिपॉजिट कॉस्ट जो हायर है वो इनके लिए एक बड़ा कंसर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम रहा है। इसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी ज्यादा इजीली इसलिए पास ऑन भी नहीं कर पा रहे, इसलिए डिमांड को भी ठीक से कैटर नहीं कर पा रहे हैं और शायद उसी का फायदा इनको भी हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बैंकों से पैसा ये लेते हैं, उठाते हैं, वहां से रेपो में कमी हुई है आरबीआई की ओर से, और एमसीएलआर के जो नए नॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट है, उसमें कमी देखने को मिली है। उसका रिफ्लेक्शन हमने Q4 के नंबर्स में साफ तौर पे देखा है। जी, पॉलिटिकल प्रेशर जो कि ऑलरेडी बैंकों पे रहता है इंटरेस्ट कॉस्ट को कट को फर्दर पास ऑन करने को लेकर भी, और क्योंकि अब इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई है तो एनआईएम्स भी ऑलमोस्ट श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे एनबीएफसी की पिक्चर बहुत ही बेहतर है। तो आगे अगर ऐसा प्रेशर जारी रहता है, कोई कमी होती है तो आगे और पिक्चर बेटर होगी एनबीएफसी के लिहाज से, क्योंकि इनके जो मार्जिन है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी चीज है जहां पर थोड़ी सिचुएशन बैंकों की बेहतर हुई है, इनके एसेट इनके जो नंबर्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है उसमें एक सुधार आया है। हालांकि एनबीएफसी के मुकाबले इतना ज्यादा सुधार नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ सुधार आता हुआ जरूर दिखाई पड़ा। ये अपटिक्स दिखता है गोइंग फॉरवर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एनबीएफसी के केस में अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट को छोड़ दें, बाकी सभी कंपनीज के नंबर्स में अच्छी खासी ग्रोथ बॉटम लाइन के फ्रंट पे देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स में सुधार लगातार देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन ये आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरे फेवर जरूर है बैंकों की, जो वैल्यूएशन है वो काफी साउंड है, 13 से 17 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। एक आध को छोड़ दीजिए इंडसइंड बैंकों में जो लगातार तेजी में, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े महंगे है। इसमें इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बैंकों की वैल्यूएशन बेहतर है, लेकिन एनबीएफसी के बाकी फाइनेंशियल जो है वो काफी साउंड है। तो कहीं ना कहीं सुमित, आप इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि आपने लगातार जो है संदीप का पक्षी रखा है और एनबीएफसी को लेकर ज्यादा आप भी जो है कहीं ना कहीं। लेकिन मनीष, इसका एक दूसरा परिवेश ये भी बैठता है कि हो सकता है एनबीएफसी सभी नंबर्स को डिस्काउंट कर चुके हैं, इसीलिए शायद उनके शेयरों के वैल्यूएशन महंगे। लेकिन सुबह अच्छी चीज हमेशा महंगी मिलती है। चलिए संदीप, समय की थोड़ी कमी है, इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करेंगे। शुक्रिया आप दोनों का कहीं ना कहीं कंपेरिजन बताने के लिए बैंक और एनबीएफसी में से कौन बेहतर देखने को मिल सकते। मुझे जल्दी से आपके 2 पिक्स कौन से होंगे? मनीष, सबसे पहले इंडिया सीमेंट को रिकमेंड करूंगा। स्टॉक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और उस पैटर्न कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है स्टॉक में 105 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 87 का। दूसरा काउंटर BHEL है। मैंने PHEL के लिए पहले भी ये रिकमेंड किया था, जो भी करेक्शन हमने देखा था वो एक्सपायरी के चलते था, तो अब यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से नजर आता है। मुझे लगता है स्टॉक में 140 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक 120 रुपए के लेवल्स को होल्ड करता है, एवरी डिप शुड बी कंसीडर एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया सीमेंट और BHEL 2 ऐसे स्टॉक्स में जहां तेजी देखने को मिल सकती है। अब टॉप 50 शेयर्स में आज के लिए इतना ही।